हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, वो है आपका एपोप्टोटिस। ठीक है। एपोप्टोटिस की बात करें तो अगर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चाहे आपके आरपीएससी हो या फिर आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम हो, दोनों के अंदर ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। और आरपीएससी के अंदर यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एपोप्टोटिस से। सो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस इसके अलावा अगर आप लाइफ साइंस की जो हायर एग्जाम, लाइक आप सीएसआईआर की बात करो, लाइफ साइंस की बात करो, वहां पे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ये है आपका लेक्चर फर्स्ट। ठीक है। लेक्चर 2 इसका कल अपलोड होगा। तो 2 लेक्चर्स के अंदर आपके एपोप्टोटिस की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, कौन सा पाथवे है, कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से जीन हैं, कैसे इसका रेगुलेशन होता है और कैसे काम करता है और क्या क्या इसके मतलब है, तो सारी बातें अपने यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक आप में, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है। काफी सारी वहां पे चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर एपोप्टोटिस की बात करें तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका एपोप्टोटिस आपकी बॉडी के लिए या डेवलपमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है। ठीक है। जो कि ऐसी चीजों को एलिमिनेट करेगा जो कि आपकी जो सेल ग्रोथ है, ठीक है, अगर कोई सेल बाहर से कोई इन्फेक्शन गेट कर रही है तो उसको आपस के सेल में रोकने के लिए उस सेल को क्या करेगा, वो किल करेगा और उसको वहां से रिमूव करेगा। तो ये एक तरह से इसको कह सकते हैं। एपोप्टोटिस को हमेशा बोलते हैं अपन क्या, प्रोग्राम सेल है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल है। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है एपोप्टोटिस का। दूसरी चीज, एपोप्टोटिस आपको जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, एपोप्टोटिस का काम ये हो गया कि अगर आपको रिमूव द सेल दैट थ्रेट टू बी ऑर्गेनिज्म। ठीक है। कहने का मतलब ऐसे कोई भी सेल जो थ्रेट कोज करेगी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको रिमूव करना आपका काम रहेगा, किसका, एपोप्टोटिस का। दूसरी चीज, एपोप्टोटिस आपको रिक्वायर्ड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। ठीक है। जैसे आप, जैसे फिंगर फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर क्या रहता है, जो उसके बीच की सेल है उनको वहां से क्या करेगा, ये हटाएगा। ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में काम आता है, मेटामॉर्फोसिस में काम आता है। इसके अलावा ये आपका काम आएगा किसके अंदर, एजिंग के अंदर। ठीक है। इम्यून सिस्टम के अंदर। ठीक है। सो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि आपके अगर कोई भी सेल ऐसे अगर लग रहा है कि ये सेल आपके लिए आपको थ्रेट कोज करेगी या किसी नियर बाई सेल के अंदर वो इन्फेक्शन कोज करेगी, उसको डैमेज करेगी, तो उसका काम रहता है उसको वहां से हटाना। ठीक है। अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है, पैथोजन है, अगर आपके सेल के पास आ गए और अगर उसको इन्फेक्टेड करते हैं, और अगर सिस्टम को ये लग रहा है कि नेबर सेल को भी इन्फेक्शन करेगा, तो एपोप्टोटिस के द्वारा उस सेल को किल किया जाएगा और जो इन्फेक्शन है उसको स्टॉप किया जाएगा। इतनी सी बात आपके एपोप्टोटिस की। ठीक है। एपोप्टोटिस का जो पाथवे है उस पर जाने से पहले काफी सारी चीजें हैं जो अपने को समझनी होगी। एपोप्टोटिस के साथ साथ जैसे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें चलेंगी उन सबको देखना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एपोप्टोटिस के साथ में क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर बात करें कि प्रोग्राम सेल डेथ, तो आपका आंसर होगा एपोप्टोटिस। इफ टॉक अबाउट नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम सेल डेथ, इसके अंदर आएगा आपका, जैसे एक तो ऑटोफेगी हो गया और एक नेक्रोसिस हो गया। ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका जानना है यहाँ से। यहाँ से आपको
एपोप्टोटिस के जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आएंगे वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट। ठीक है, देखो एपोप्टोटिस के अंदर क्या होगा, एक तो आपकी जो सेल है वो श्रिंक होगी। दूसरी चीज यहाँ पे एक नाम आता है आपका पाइक्नोसिस एंड कैरियोडेक्सिस। ठीक है, एक यहाँ पे नाम आएगा आपका एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको एपोप्टोटिस में कहीं भी इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक वर्ड आता है आपका नेक्रोसिस, जिसके अंदर आपकी सेल स्वेल होती है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूं नेक्रोसिस की, जो आपका प्रोग्राम सेल डेथ में नहीं आता, तो यहाँ पे एक तो सेल क्या होगी, स्वेल होगी, जबकि एपोप्टोटिस में क्या था, सेल श्रिंक हो रही थी। ये चीज ध्यान रखना। दूसरी, यहाँ पे इन्फ्लामेशन अकर, जबकि आपका एपोप्टोटिस में इन्फ्लामेशन अकर नहीं हो रही। तो सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि आपके नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होगी और आपके एपोप्टोटिस में इन्फ्लामेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे बीच में दो नाम आए थे, एक तो आया था आपका पाइक्नोसिस। ठीक, इसको अपन कह सकते हैं कि इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जो इरिवर्सिबल है आपका किसका, क्रोमेटिन का जो कंडेंसेशन का। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस। ठीक है, एक यहाँ पे दूसरा वर्ड आया था आपके कैरियोनेक्सिस। ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। एक है इसमें कैरियोलाइसिस। ठीक है, कंप्लीट जो क्रोमेटिन उसका डिजोल्व होना कंप्लीट क्या कहलाएगा आपका, कैरियोलाइसिस, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमेटिन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका आपको ध्यान देना है। एक वर्ड आया था आपके एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो आपके सेल मेम्ब्रेन, जो स्मॉल मेम्ब्रेन है बाउंड रहती है, वो वहां से क्या होगी, वहां से हट जाएगी। ठीक है, सो सेपरेशन ऑफ सेल फ्रेगमेंट किस फॉर्म में, एज ए मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपके एपोप्टोटिक जैसे साथ में चलेगा पाथवे, तो वहां पे सारी चीजें कंप्लीटली चलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, एपोप्टोटिस में कोई भी आपको इन्फ्लामेशन की यहाँ पे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मैकेनिज्म। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आपकी एपोप्टोटिस है वो एक तो जेनेटिकली है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफी होगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो पाथवे चलते हैं, एक तो होता है आपका एक्सट्रिंसिक, और इसको बोलते हैं डेथ रिसेप्टर पाथवे। ठीक है, एक चलता है आपका इंट्रिंसिक, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। भी देखो आरपीएससी के अंदर अगर दो क्वेश्चन आ रहे तो वहाँ पे एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बेसिक वाली चीजों का भी ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट है। तो एक्सटेंसिक है आपका डेथ रिसेप्टर वाला,
और इंट्रिंसिक आपका माइटोकॉन्ड्रिया वाला। दूसरी चीज, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम काम आता है जिसको बोलते हैं केस्पेज। ठीक है, ये सारा काम करेंगे आपके एपोप्टोसिस का। ठीक है, सो केस्पेज के पास ध्यान रखना, एक तो इनके पास होती है प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं केस्पेज की फुल फॉर्म की बात करूं यहाँ से, तो सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास में इनकी कैटालाइटिक जो साइट है उसके अंदर सिस्टीन रेजिड्यू होगा। सिस्टीन रेजिड्यू इन कैटालाइटिक साइट, ये जो क्लीव करेंगे प्रोटीन को, जस्ट सी टर्मिनल होगा उसके एस्पार्टी रेसिड्यू से। ठीक है, क्लीव प्रोटीन एट साइट जस्ट सी टर्मिनल टू एस्पार्टी रेसिड्यू, इस वजह से इसका नाम है पूरा, इसके जो नोमेनक्लेचर में सिस्टीन और आपका एस्पार्टी रेसिड्यू। तो सिस्टीन आपका कैटालाइट साइट पे, और जो आपका एस्पार्टिक रेसिड्यू है उसके सी टर्मिनल से प्रोटीन को क्या करेगा, क्लीव करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अभी तक मोस्टली 11 से 12 के स्पेस आइडेंटिफाइड है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एपोप्टोटिस के अंदर काम आते हैं के स्पेस, वो कौन से हैं, और नेक्रोसिस में कौन से हैं, दोनों को समझना है। एपोप्टोटिस में आता है आपके S2 3 6 7 8 9। और अगर मैं बात करूं नेक्रोसिस की, तो नेक्रोसिस में जो काम आएंगे वो रहेंगे आपके केस 1 4 5 12 इन मेमल्स। ये दोनों मेमल्स की बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा केस स्पेस है जो आपके एपोप्टोटिस में काम नहीं आ रहा। तीन आपके पास एपोप्टोटिस के होंगे और एक आपके पास नेक्रोसिस का होगा। सो 1 4 5 12 है नेक्रोसिस में, और 2 3 6 7 8 9 यूज विद एपोप्टोटिस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे इनिशिएटर के स्पेस कौन से हैं। इनिशिएटर के अंदर आते हैं आपके 2 8 9 और 10। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की, तो रैंक कौन से आपके 3 6 7। ठीक है, सारे के सारे जो आपके केस पेज है, ठीक है, उनको सिंथेसाइज किया जाता है जो उनके इनएक्टिव प्रोटीन प्रो केस पेज होते हैं। ठीक है, सो केस पेज सिंथेसाइज द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रो केस पेज। ठीक है, उसके बाद में जैसे आपका प्रो केस पेज है वो स्प्लिट होगा, दो टुकड़ों में डिवाइड होगा, लार्ज में और स्मॉल सब यूनिट में। ठीक है, जो आपका बनेगा हेटेरोडाइमर, और बाद में इनका जो डाइमर बनेगा असेंबल होके वो बनेगा इनका एक्टिव टेट्रामर। तो इनएक्टिव के दौरान, ठीक है, तो जब इनकी सब यूनिट टूटेगी तो हेटेरोडाइमर, एक्टिव होने के दौरान रहेंगे क्या, टेट्रा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्पेस का जो टारगेट रहता है मेनली, ठीक है, तो के स्पेस का जो मेनली टारगेट रहेगा वो ये रहता है आपके इनहिबिटर ऑफ डीएनएज न्यूक्लियर लेमिन्स। ठीक है, तो इस चीजों को टारगेट करते हैं, फिर आपके साइटोस्केलेटन प्रोटीन हो सकती है,
ठीक है, तो ये बातें होगी यहाँ से। अब आपके पास में इतनी सारी चीजें हो गई कि केस स्पेस क्या है, ये सारी चीज समझ में आ गई। एपोप्टोटिक कौन से हैं, नॉन एपोप्टोटिक कौन से हैं, ठीक है, डेफिनेशन आ गई पाइकाइनेसिस। तो ये सारी चीजें आपके एपोप्टोटिक्स के साथ में एक साथ रन करती रहती है। अब यहाँ से अपन चलते हैं पहले अपना एक्सटेंसिव पाथवे। आज के लेक्चर में अपन एक टॉपिक कवर करेंगे, एक्सटेंसिव पाथवे। एक्सटेंसिव एपोप्टोटिक पाथवे। कल देखेंगे अपन इंट्रिंसिक वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो एक्सटेंसिव पाथवे है, इसमें आपको सिग्नल मिलेगा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल। एक सेकंड। सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड सेल, एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको पूरा आपको चीज को समझना है, अच्छे से देखना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सिग्नल, बस इसको समझ लेना, फिर सारी चीज समझ में आ जाएगी। सिग्नल फ्रॉम, ठीक है, आउटसाइड से आएगा, ठीक है, आके फिर बाइंड कहाँ पे होगा ये, बाइंड ऑन, ठीक है, जो डेप्थ डोमेन है फेस का उसके ऊपर आके बाइंड होगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, आपको बाहर से सिग्नल मिला, ठीक है, और ये सिग्नल मॉलिक्यूल आके जो आपके डेथ रिसेप्टर है, फेस रिसेप्टर इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है इसका एक साथ में लिखता हूँ यहाँ पे, जो आपका फेस रिसेप्टर है, ठीक है, ये मेंबर है किसका, टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली का, टीएनएफ रिसेप्टर फैमिली का। तो ये चीज भी ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो आपका फेस रिसेप्टर है, ठीक है, जिसको अपन डेथ रिसेप्टर बोलते हैं, कौन सी फैमिली का है, तो आपके टीएनएफ का, ठीक है। ठीक है, तो आपके जो लिगेंड था एफ फेस एल लिगेंड हो गया, ठीक है, इसका इंट्रेक्शन हुआ आपका जो फेस रिसेप्टर था उसके ऊपर इंट्रेक्शन होने से, ठीक है, ठीक है, जैसे आपका बाहर से सिग्नल आया, ठीक है, तो एज वहां पे लिगेंड था जो आपका एफ एस एल था, इसको बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेज लिगेंड, ठीक है, ये आपके आके बाइंड होगा। तो जैसे ही आपके लिगेंड का और रिसेप्टर का इंटरेक्शन होगा, उसके बाद में एक एडेप्टर है, ठीक है, एडेप्टर प्रोटीन है, उसको बोलते हैं फेस एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है, विथ डेथ डोमेन एफ ए डी डी। ये यहाँ पे क्या होगी, रिक्रूट होगी, ठीक है, सो रिक्रूट एफ ए डी डी इसको बोलते हैं, साइड में लिख दूंगा इसको फुल फॉर्म बाद में। इसके पास में है दो डोमेन है, ठीक है, तो एक तो डोमेन है इसका डेथ डोमेन, ठीक है, और दूसरा है इसके पास में डेथ इफेक्टर डोमेन। तो चीज समझनी है, जैसे ही आपका एफ पे डीडी आके यहाँ पे रिक्रूट होगा, तो इसके पास में दो डोमेन है, डेथ डोमेन है और आपका डीईडी मतलब डेथ इफेक्टर डोमेन है, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसे ही ये यहाँ पे रिक्रूट हुआ, तो आपका जो एफ एस और एफ ए डी टी का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो आपका रिक्रूट करेगा किसको, के स्पेस थ्री, ठीक है, एक सेकंड नीचे वाले में लिख देता हूँ, रिक्रूट प्रो के स्पेस थ्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपका एफ डोमेन आया, उसके पास में दो डोमेन है, एक है डेथ डोमेन, दूसरा है आपके डेथ इफेक्टर डोमेन, ठीक है। जैसे ही आपका इंटरेक्शन हुआ इन दोनों का, उसके बाद में जो आपका एफ डोमेन है वो रिक्रूट करेगा प्रो के स्पेस एट को। ये चीज ध्यान रखना है, एक सेकंड, थ्री लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रो के स्पेस एट है उसको यहाँ पे रिक्रूट करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्लीव करके, क्लीव टू जनरेट, क्योंकि अपन ने पहले क्या बोला था कि ये आपके सिंथेसाइज होंगे आपके प्रो केसपेस फॉर्म में, उसको क्लीव करके फिर एक्टिव फॉर्म में लाया जाएगा। तो क्लीव टू जनरेट एक्टिव केसपेस
एट, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं फिर डिस्क कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपके ध्यान रखना, मतलब डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो मतलब आपका जैसे ही के स्पेस एट एक्टिव हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका डिस्क कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब हो गया आपके डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपका के स्पेस एट एक्टिव हुआ, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन फेज है वो यहाँ पे ट्रिगर्ड हो जाएगी, ठीक है। सो ये इसको चालू किसको करेगा, एक्टिवेट, क्योंकि ये इनिशिएटर थे, अब ये चालू करेगा किसको, एग्जीक्यूटर को, एक्टिवेट एग्जीक्यूटर के स्पेस। और वो के स्पेस कौन से होते हैं आपका 3 और 7, ठीक है। जो क्या करेंगे, इनका काम है क्लीव विद इन द सेल एंड सेल डाइज बाय एपोप्टोसिस। बस ये इसकी पूरी रामायण है आपके एक्सटेंसिव पाथवे की, ठीक है। इस चीज को यहाँ से वापस आप समझ सकते हो कि देखो सबसे पहले सिग्नल बाहर से आया, सिग्नल मतलब आपका जो लिगेंड है FASL, उसकी फुल फॉर्म में नीचे लिखता हूँ। जैसे आपके बाइंड हुआ किसके ऊपर, आपके फेस रिसेप्टर के ऊपर, फेस रिसेप्टर और फेस लिगेंड का जैसे ही आपस में इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, तो वहां पे आपके रिक्रूट होगा FADD, ठीक है। रिक्रूट हुआ FADD, FADD के पास में दो डोमेन है, एक तो है डेथ डोमेन, दूसरा है डेथ इफेक्टर डोमेन, ठीक है। इन दोनों का जैसे ही आपस में इंटरेक्शन हुआ तो रिक्रूट होगा यहाँ पे प्रो केस्पेस एट, ठीक है। एट है ना, एस का ध्यान रखना। ये प्रो केस्पेस था, दैट मीन इनएक्टिव था, इसको क्लीव किया गया और फिर ये कन्वर्ट हुआ आपका एक्टिव केस्पेस एट में। जब ये सारी चीजें बन गई तो उसको बोलते हैं डिस्क कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिस्क कॉम्प्लेक्स के बाद में केस्पेस एट चालू करेगा आपके एग्जीक्यूटनर केस्पेस को, वो होते हैं आप 3 और 7, और ये चालू करते हैं आपके सेल के अंदर आपकी सेल को डाई करना, जिससे आपका ट्रिगर हो जाएगा पूरा प्रोसेस क्या, आपका एपोप्टोसिस। तो ये पाथवे आपका कौन सा, एक्सटेंसिव पाथवे। तो यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आपको एक्सटेंसिव पाथवे के साथ साथ जो चीज अभी फुल फॉर्म आई थी बीच बीच में उसका ध्यान रखो। एक तो नाम आया था FASL, ठीक है, मतलब फैटी एसिड, जो लिगेंड के तौर पे था, फैटी एसिड सिंथेटेज लिगेंड, ठीक है। ये एक तरह का क्या है आपके होमोट्राइमेरिक प्रोटीन है। ये आपकी एक्सप्रेस्ड होती है टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल एन के सेल्स के अंदर, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी एक नाम आया था आपके FADD फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये चीजें भी ध्यान रखना, मतलब फेस एसोसिएटेड टीम विद डेथ डोमेन, ठीक। इसके बाद में एक नाम आया था आपके DT डेथ डोमेन, एक आया था आपकी DET डेथ इफेक्टर डोमेन, एक आया था आपकी डिस्क, ठीक है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है एक्सटेंसिव वाले में, कि कौन सा लिगेंड बाइंड होगा, कौन सा इंटरेक्शन होगा जो आपके के स्पेस को चालू करेगा। यहाँ पे एक ध्यान रखना, जो आपके डेथ रिसेप्टर है, डेथ रिसेप्टर एप्रोप्टोटिस है जो पाथवे, ये आपका इनहिबिट होता है, इनहिबिटेड बाय, ठीक है, एक प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन है, इनहिबिटेड बाय प्रोटीन CFLIP, ठीक है। जो आपके कहाँ पे बाइंड होगी है, ये बाइंड होगी आपके बाइंड टू FADD एंड के स्पेस एट,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपका प्रोटीन है FLP, CFLP, जो आपके बाइंड होगी इस पे FADD पे और आपका कैस्पेस 8 पे, तो इसका भी ध्यान रखना। जैसे इंटेंसिक के अंदर तो आपके एंटी एपोप्टोटिक होते हैं, वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। तो होपफुली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा कल इंट्रिंसिक पार्ट पे होगा, और उसके अंदर आपके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों का डायग्राम बना के उन चीजों को आप सेवा समझ लेंगे। एपोप्टोटिस पाथवे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो फुल फॉर्म वगैरह है, क्या क्या चीजें आती है यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कब रिपीट हो रहा है, कल इसको दोबारा अपन उन चीजों में देख लेंगे। और कैस्पेस की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। कैटालाइटिक में कौन सी प्रोटीन सिस्टीन रेजिड्यू पाया जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्रोसिस में और एपोप्टोटिस में डिफरेंस का ध्यान रखना है, ठीक है। सो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आपके एग्जाम के लिए MCQ मॉडल्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQ सब सोल्व करा रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां से आपको पेड भी मिल जाएगी और फ्री टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।